सेल्स हेड है, नेशनल हेड है, और आप मुंबई से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी, हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया। हमारे साथ हैं जितेंद्र अग्रवाल जी, जो कि जयपुर से जुड़ रहे हैं। आप कुकू कैपिटल फंड, कुकू कैपिटल के फाउंडर हैं, सीए हैं जयपुर में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर की जो एक श्रेणी है उसमें जाना माना नाम है। आपका भी जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, सबसे पहले सर हमें समझाने की कोशिश करें कि डेट क्या चीज है। डेट एक तो होता है कि जो हम कहते हैं कि किशमिश, काजू काजू वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। एक डेट है, अब वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक डेट है जो कर्ज होता है, ये तो बड़ा डराता है, डराने वाली चीज है। तो एक डेट से क्या आशा है इसमें, और एक क्या ये भी किशमिश की तरह, काजू की तरह, ड्राई फ्रूट की तरह मीठा हो सकता है क्या ये भी? थैंक यू स्वतंत्र जी, पहले तो मुझे आपके शो में आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद। नाउ डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने से पहले समझ लेते हैं कि हम डेट क्या है, और आप जैसे बोले कि ये ड्राई फ्रूट है या क्या है। आई थिंक डेट, अब काफी सारे लोग आज के दिन में इक्विटी बाजार के बारे में जानते हैं, इक्विटी शेयर्स के बारे में जानते हैं, बट कोई भी कंपनी को चलने के लिए तो कोर कैपिटल, जो मूल कैपिटल चाहिए, वो डेट से आता है। और डेट के कई तरीके के डेट होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं। और ना केवल कंपनी, ये देश को चलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आप लोगों और हम और आपसे डेट बोरो करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत, और इसको स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो डेट एक्चुअली आप देखा जाता है तो देश या कॉर्पोरेट का फलक्रम जिसको बोला जाता है, वो चीज है। तो डेट इज द इंटीग्रल पार्ट, फलक्रम या इंटीग्रल पार्ट है ऑफ कोई भी इकोनॉमी या कॉर्पोरेट इंडिया का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल्सो इन इंडिया। आई थिंक डेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके ये हम मानते हैं। इक्विटी एक अलग किस्म का कैपिटल है जो रिस्क कैपिटल है। डेट इज द बोरोड कैपिटल और द फंडिंग कैपिटल। जी जी, तो ओवरऑल आप लोगों का मतलब है कि डेट फंड है वो किस तरह से जो कर्ज है, क्योंकि कंपनियां कर्ज लेती हैं, तो आप कर्ज में निवेश कैसे कर सकते हैं? मतलब कंपनियों ने कर्ज लिया तो कोई आदमी उसमें कैसे निवेश कर सकता है? म्यूचुअल फंड उसमें कैसे निवेश, उसको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं? ये तो काफी कुछ सब्जेक्टिव किस्म का चीज है। क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है क्या इसमें? बिल्कुल होती है। आई थिंक म्यूचुअल फंड का जो खूबी है, और आपका ये 8 सीरीज है, आप ये जान चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है। इन्वेस्टर्स को हर महीना, इनफैक्ट अभी तो 15 दिन में उनका पूरा पोर्टफोलियो का जानकारी मिलता है। हम कौन सा पेपर में निवेश किए हैं, कौन सा सीरीज में निवेश किए हैं, वो भी आपको पता होता है। डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी, म्यूचुअल फंड आज आप देखेंगे 35 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है, जिसमें डेट म्यूचुअल फंड जो सिर्फ डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो लगभग 16 करोड़ का मार्केट है। 16 लाख करोड़। और रेगुलेटर के हिसाब से कैटेगराइजेशन जो किए थे रेगुलेटर, उसमें 16 तरीके के डेट म्यूचुअल फंड्स पाए जाते हैं। खूबी ये है कि एक आम निवेशक को यदि पैसा एक दिन के लिए भी रखना है और 20 साल के लिए भी रखना है, आपको एक डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी मिलेगा। तो हमारा डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी ओवरनाइट फंड से शुरू होता है। ओवरनाइट जैसे कि नाम का जो एज द नेम सेज ओवरनाइट मनी है। टिपिकली ये पैसा हम फंड मैनेजर लेके ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेप जिसको बोलते हैं, उसमें निवेश करते हैं। वहां से शुरू होके लॉन्ग टर्म डेट, आजकल 20-30 साल का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर भी आप निवेश कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड के तहत। तो इसके चलते एक इन्वेस्टर को अपने जरूरत के हिसाब से यदि पैसा एक कंजर्वेटिव एसेट क्लास में निवेश करना है, उसके काफी सारे चॉइसेस दिए जा रहे हैं आज के दिन में म्यूचुअल फंड के तहत। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी जितेंद्र जी। मेरे ख्याल से इक्विटी में इतनी वैरायटी नहीं है कि आप एक दिन के लिए भी निवेश करें और 20 साल के लिए भी निवेश करें। इतनी वैरायटी, इतनी इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, इतनी वैरायटी इक्विटी में है क्या? स्वतंत्र जी, एक्चुअली डेट और इक्विटी में एक बहुत बड़ा फर्क है। डेट फंड में आप एक दिन से लेकर के 20 साल तक के लिए पैसा लगा सकते हो, लेकिन इक्विटी फंड में जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में कहा है कि 5 साल से नीचे के लिए पैसा लगाना उचित नहीं है या एडवाइजेबल नहीं है।
तो यहाँ डेट फंड में तो आपको मतलब एक दिन के लिए भी ऑप्शन है कि एक दिन के लिए भी आपको पैसा लगाना है, 2-3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। ऑप्शन तो सर इक्विटी में भी है, आप लगाना चाहें तो प्रोडक्ट डिजाइन करे हुए हैं, उसी हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करे हुए हैं कि एक दिन का पैसा है तो इस प्रोडक्ट में लगाइए, 15 दिन का पैसा है तो इस प्रोडक्ट में लगाइए, 3 महीने का पैसा है तो इस प्रोडक्ट में लगाइए, 6 महीने का पैसा है तो इस प्रोडक्ट में लगाइए। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको ये जो एक संक्षेप में जो इसकी कैटेगरीज हैं वो समराइज कर देता हूँ कि शुरुआत के लिए बिल्कुल गौरव परिजा से हम विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज का डिटेल्स है, लेकिन आप उसके पहले ब्रीफ करते हैं हमारे दर्शकों को कि कौन सी 16 कैटेगरी हैं और वो उसमें क्या क्या पैसा लगाते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए आसानी होगी। जी जितेंद्र। हाँ, तो एक्चुअली क्या सेबी ने जो कैटेगराइजेशन किया है पिछले 2 साल में, एक बहुत बड़ा पहल सेबी ने जो करी थी, तो उसमें इक्विटी फंड्स का भी कैटेगराइजेशन किया था और डेट फंड का भी कैटेगराइजेशन किया था। तो उसमें सेबी ने क्या किया, रिस्क, पीरियड और इंस्ट्रूमेंट, 3 चीजें कवर करी है कि कितनी क्या रिस्क हो सकती है, कितने पीरियड का इन्वेस्टमेंट होगा और किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होगा। डेट का कैटेगराइजेशन इस तरीके से किया गया है। तो डेट का सबसे जो शॉर्टर पीरियड का कैटेगराइजेशन है वो है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड में 1 दिन से लेकर के आप 3 दिन 5 दिन तक का पैसा लगा सकते हो। दूसरा कैटेगरी है लिक्विड फंड्स। तीसरी कैटेगरी, इनका डिटेल शायद गौरव जी अच्छी तरह से बता पाएंगे कि भाई कौन सा पैसा किस में इन्वेस्ट होता है, किस कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है वो। तीसरी कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। चौथी कैटेगरी है लो ड्यूरेशन फंड। 5वीं कैटेगरी है मनी मार्केट फंड। 6ठी कैटेगरी है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। 7वीं कैटेगरी है मीडियम ड्यूरेशन फंड। 8वीं कैटेगरी है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। 9वीं कैटेगरी है डायनामिक बॉन्ड फंड। 10वीं कैटेगरी है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और 11वीं कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क फंड। 12वीं कैटेगरी है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। 13वीं कैटेगरी है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। जो 14th कैटेगरी है गिल्ट फंड, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड भी बोल सकते हैं। 15वीं कैटेगरी है गिल्ट फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट रिटर्न और 16वीं कैटेगरी है फ्लोटर फंड। तो ये सारी कैटेगरी क्या है, टाइमिंग और किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का इन्वेस्टमेंट होता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इक्विटी फंड्स का जो रिटर्न है उसके ऊपर कोई कैप नहीं होती है कि हाईएस्ट रिटर्न कितना आएगा, उसकी कोई कैप नहीं है, कितना भी आ सकता है। लेकिन डेट फंड का एक जो टॉप रिटर्न का एक रेंज फिक्स होता है, उससे ज्यादा के रिटर्न नहीं आ सकते। और रिस्क की जहां तक बात है कि लोग कहते हैं इक्विटी फंड्स में बहुत रिस्क होती है, मैं कहता हूं डेट फंड में भी बहुत रिस्क होती है। डेट फंड में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैं आज ये बात कोई भी म्यूचुअल फंड वाला आपको नहीं कहेगा, बट मैं कह रहा हूं आपको कि डेट फंड में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है अगर रिस्क उसमें उस टाइप की रिस्क है तो। पेपर क्रेडिट रिस्क उसको बोलते हैं हम, क्रेडिट रिस्क उस टाइप की है। और अगर इकोनॉमी में कोई ऐसा कोई रिस्क आता है कि जिसकी वजह से कंपनीज डिफॉल्ट करती हैं, तो वो कंपनीज इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट में अगर डिफॉल्ट कर देती है तो उनके बॉन्ड की वैल्यू डिफॉल्ट कैटेगरी में चली जाती है। और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अगर वो कैटेगरी डी या उससे नीचे की कैटेगरी कर दिया है तो सारे म्यूचुअल फंड्स को उन बॉन्ड्स को जंक कैटेगरी में डालना होता है। और जंक कैटेगरी में डालने का मतलब होता है उनकी वैल्यू जीरो कर देना या बहुत कम कर देना, तो वो एनएवी उतने से कम हो जाती है। तो हमको डेट को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि कौन से डेट किसके लिए सूटेबल है, किस पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए और कैसे उसके रिस्क को कम किया जाना चाहिए और कैसे उसको बैंक एफडीआर या बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनसे ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं हम डेट के थ्रू। जी गौरव जी, उसके पहले हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके पहले मैं जानना चाहूंगा, जितेंद्र जी ने कहा कि डेट में रिटर्न का एक पैमाना होता है, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। वो कितना कैटेगरी है, कितना अधिक रिटर्न मिल सकता है, कोई लिमिट है क्या उसकी? देखिए स्वतंत्र जी, डेट पे जब आप निवेश करते हैं, बेसिकली हम आपसे जो पैसा लेते हैं कंपनीज का डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक का इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज खरीदते हैं। पहला चीज निवेशक को मानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर क्या है। म्यूचुअल फंड इज पास थ्रू व्हीकल। इसका मतलब ये है कि आप पैसा हमको देते हैं, आपका पैसा हम लेके आइदर इक्विटी शेयर्स में निवेश करते हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। नाउ इसके चलते म्यूचुअल फंड का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर दैट जब आपको पैसा चाहिए हो, आप हम आपका पैसा रिडीम करके इंस्ट्रूमेंट से आपको पैसा वापस करने के लिए क्षमता रखें।
इसके चलते डेट म्यूचुअल फंड्स में द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग जो देखते हैं कि जहां पे हम निवेश करते हैं उसका लिक्विडिटी क्या है। और हम सब जानते हैं कि यदि आप सबसे ज्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश करते हैं, आपका जो रिटर्न है मार्केट के रिटर्न के हिसाब से मिलेगा। यानी कि यदि मैं आप बोलते हैं कि एसबीआई बैंक डिपॉजिट, और ये एग्जांपल के तहत मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि एसबीआई का 3 साल का बैंक डिपॉजिट आपको 5% मिलता है। हम लोग एसबीआई के बैंक डिपॉजिट में क्यों निवेश करते हैं? हम इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एसबीआई इज ए लार्ज बैंक, इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, इसमें निवेश इज मोस्टली सेफ, तो इसमें आंख बंद करके हम निवेश कर सकते हैं और हमको 1 साल 2 साल 3 साल जब तक पैसा चाहिए वो मिल जाएगा। उसके पहले भी हमको पैसा चाहिए तो हम बैंक में जाके निकाल सकते हैं। तो हम आप अभी बोलते हैं नहीं, हम एसबीआई एफडी से जाके डेट म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं। तो बेसिकली आपको हमको क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो अटमोस्ट सेफ्टी है, आप उसी तरह निवेश कीजिए। तो हम आपका पैसा लेके हम भी वैसे एसबीआई जैसे संस्था में निवेश करेंगे। एसबीआई हो सकता है, एक AAA कॉर्पोरेट हो सकता है, टाटा हो सकता है, एक नाम के, दीज आर एग्जांपल्स एंड मे नॉट बी द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। इसके चलते यदि एसबीआई आपको 5% देता है, म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप उसको 10% देगा, क्योंकि जो मार्केट में जो रिटर्न है हम वही रिटर्न आपको देंगे। तो आप बोलेंगे तो फिर म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करेगा एसबीआई छोड़ के? जैसे कि जितेंद्र जी बोले, तो चॉइस जो देता है म्यूचुअल फंड, आपको यदि एक दिन के लिए भी पैसा रखना है आप एक म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टर बोलता है नहीं मुझे कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट का इश्यू किए गए पेपर्स में निवेश करना है, तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड मिलते हैं। मुझे एक फंड चाहिए जिसमें 3 महीना के लिए पैसा लगा सकता हूँ, उसके लिए अल्ट्रा शॉर्ट फंड है। तो जो चॉइस मिलता है नंबर 1 इज वेरी वेरी वास्ट। दूसरा चीज, आप जब एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इट्स लाइक इक्विटी, आप डायरेक्टली भी इक्विटी खरीद सकते हैं। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्यों आते हैं? क्योंकि आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, दूसरा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इसी तरह डेट म्यूचुअल फंड्स में एक बड़ा एडवांटेज है कि आपका पैसा जो आप डायरेक्टली कोई कॉर्पोरेट का बॉन्ड नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि साइज होता है, लिक्विडिटी इश्यू होता है, वो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाके खरीद सकते हैं, नंबर 1। तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। दूसरा चीज, लाइक इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, यहाँ पे भी हमारे जो एक्सपर्ट्स है, फंड मैनेजर्स, वो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को छानबीन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाके सबसे सेफ एंड हाईएस्ट यील्डिंग रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश करते हैं। तीसरा चीज, जैसे जितेंद्र जी बोले, ओवर नॉर्मल ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, डेट म्यूचुअल फंड में आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये 3 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए बेनिफिट एलिजिबल होता है और जिसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। तो ये सब एडवांटेजेस है डेट म्यूचुअल फंड। लेकिन यदि एक इन्वेस्टर सोचता है कि मुझे नॉर्मल AAA इंस्ट्रूमेंट में X% मिल रहा है और डेट म्यूचुअल फंड में मुझे 2x मिलेगा, आई डोंट थिंक वो ठीक रैशनल होगा इन्वेस्टमेंट इन डेट म्यूचुअल फंड के लिए। डेट म्यूचुअल फंड, आप जैसे कि मैं बोला, एडिशनल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ओवर दी ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में निवेश करने का मूल ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टर का, कि ये मेरा सेफ्टी बकेट है, इस पैसा में कम से कम वोलेटिलिटी होना चाहिए। और इसीलिए इसी चलते हम एक फ्रेमवर्क बनाए हैं, ये फ्रेमवर्क हम बोलते हैं डेट फ्रेमवर्क, जिसमें 3 बकेट होते हैं। पहला बकेट हम बोलते हैं कि यदि इन्वेस्टर को पैसा बहुत कम अवधि के लिए पैसा निवेश करना है, मान लीजिए 0 to 3 months, उस बकेट को हम लिक्विड बकेट बोलते हैं, लिक्विडिटी बकेट बोलते हैं। उसके अंदर ओवरनाइट फंड आता है, लिक्विड फंड आता है। दूसरा जो बकेट, जो सबसे अहम बकेट है हमारे अनुसार, वो है कोर बकेट। कोर बकेट हमारा मानना है कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स आप देखेंगे अरसों से, आप आज यदि फाइनेंशियल सेविंग्स भी देखते हैं इंडियन से, 80% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स आज के दिन में भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश हुआ है, इधर एफडी में है, इंश्योरेंस में है और अपना पीएफ में है। तो इन्वेस्टर हमको बोल रहा है कि ये जो मेरा पैसा है ये सेफ पैसा है। तो कोर बकेट जो बकेट है उसमें हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर दी हाईएस्ट रेटेड। जैसे कि जितेंद्र जी बोले, कई सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, हाईएस्ट रेटिंग पेपर इज द गवर्नमेंट पेपर, उसके नीचे है AAA। तो बल्क ऑफ द मनी हमारा जो कोर बकेट में है 95% से 100% ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होता है जो गवर्नमेंट/AAA पेपर्स में है, और उसका टेन्योर भी 2-3 साल के अंदर ही होता है। लास्ट जो बकेट है उसको हम सैटेलाइट बकेट बोलते हैं, जिसमें आइदर आप लॉन्ग ड्यूरेशन जा सकते हैं, यानी कि 10 साल 15 साल जा सकते हैं। क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? सैटेलाइट बकेट, जिसमें आइदर हम AAA से हट के नीचे पेपर्स में भी निवेश करते हैं, AA
अच्छा डबल ए कंपनीज, ए डिपेंडिंग, कोई फंड हाउस ए रेटेड भी लेता है, कोई डबल ए तक सीमित करते हैं, वो एक बकेट है। और नहीं तो हम ड्यूरेशन को ब्रेक करते हैं, हम 3-4 साल नहीं निवेश करते, हम 10 साल 15 साल के लिए निवेश करते हैं। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में एक जो रिस्क है, वन ऑफ द बिग रिस्क इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। यानी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं मार्केट में, आप जो पेपर होल्ड करते हैं उसका वैल्यू घटता है, वो एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यदि आप अपना एक म्यूचुअल फंड 10 साल के लिए निवेश करता है और इंटरेस्ट रेट मार्केट में 25 पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया और आरबीआई बोलता है कि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वो टाइप ऑफ पेपर होगा जिसका अवधि सबसे लंबा है। तो इसके लिए हम ये दो फंड जो क्रेडिट को डाइल्यूट करते हैं या ड्यूरेशन को डाइल्यूट करते हैं, उसको सैटेलाइट बकेट में रखते हैं। हमारा मानना है कि 80 to 90% ऑफ योर होल्डिंग, आपका जो इन्वेस्टर का जो होल्डिंग लिक्विड या कोर बकेट में होना चाहिए। मैक्सिमम 10 से 20% आप ये दो बकेट से हटके सैटेलाइट बकेट में निवेश करना चाहिए। दैट इज द फ्रेमवर्क हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। 16 कैटेगरीज है, जैसे कि जितेंद्र जी बोले, ब्यूटी ऑफ डेट म्यूचुअल फंड इज आप कोई भी जरूरत के लिए आपके लिए एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी मिलेगा आपको, लेकिन आपको मानना है कि ये जो डेट फ्रेमवर्क में समझाया, लिक्विडिटी, कोर एंड सैटेलाइट, वो ब्रॉड फ्रेमवर्क लेके ही आप निवेश कीजिए डेट म्यूचुअल फंड में। बिल्कुल, काफी अहम जानकारी है और काफी कम लोग जानते हैं। लेकिन आपने जो 3 कैटेगराइजेशन किए हैं, कम अवधि वाला, बकेट और आपका सैटेलाइट, तो ये सेबी का क्लासिफिकेशन है या आप लोगों ने अपने इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है? ये एक्चुअली आईडीएफसी ने एक क्लासिफिकेशन बनाया टू गाइड इन्वेस्टर्स कि आप जब डेट में निवेश करते हैं, आप ये इस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट स्प्लिट कीजिए। ये सेबी का नहीं है, एक्चुअली आईडीएफसी का मॉडल है। हम इसको डेट फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसमें टू रिइटरेट 3 बकेट्स हैं, लिक्विडिटी बकेट, कोर बकेट, सैटेलाइट बकेट। ओके, तो आपका जो कम अवधि वाला हो गया, उसमें टाइम बेसिकली किस कीवर्ड है, टाइम कितने टाइम के लिए है, और कोर बकेट में स्टेबिलिटी और आपके जो रेटिंग है ऑफ द, मतलब बहुत अधिक सुरक्षित सेट है। और सैटेलाइट का कीवर्ड क्या है, सैटेलाइट में कीवर्ड्स क्या है, की थीम क्या है उसकी? सैटेलाइट जैसे कि नाम आपको बोलता है, ये फ्लैंकिंग स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं। तो मान लीजिए आपको AAA पेपर से अलावा एक AA पेपर में भी निवेश करना है। आप मानते हैं कि ऐसा एक कंपनी है जो मजबूत है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको AAA रेटिंग ना देके AA दे रहे हैं, आप उसमें भी निवेश करना चाहते हैं। तो काफी सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, और क्रेडिट रिस्क एक कैटेगरी ही है जिसमें 65% इन्वेस्टमेंट नॉन AAA एसेट्स में किया जाता है, जो AA या उससे रेटेड कम है। तो कोई इन्वेस्टर बोलता है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल ये मानता है कि मुझे थोड़ा पैसा नॉन AAA में लगाना है और थोड़ा ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में, तो हम बोलते हैं आप सैटेलाइट कैटेगरी में उसको प्लेस करते हैं, वो फंड्स का कैटेगरी सैटेलाइट में आ जाता है। तो दीज आर बेसिकली क्रेडिट रिस्क कैटेगरी। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो जितेंद्र जी बोले, जो कैटेगरी, वो भी फिट होता है। गिल्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, वो भी फिट होता है, क्योंकि इसमें अंडरलाइंग पेपर जो निवेश करते हैं वो 10 साल 20 साल का भी होता है। और क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है आपका प्राइस घटता है, जितना आप लंबा ड्यूरेशन के लिए पैसा निवेश करते हैं उतना वोलेटाइल वो अंडरलाइंग पेपर होता है। इसलिए हम ये कैटेगरी ऑफ फंड्स को भी सैटेलाइट बकेट में प्लेस करते हैं। जी, तो हम विस्तार से बात कर लेते हैं कि जो 16 कैटेगरी है, 16 में सबसे पहले जितेंद्र जी ने बताया कि ओवरनाइट है, लिक्विड है। ओवरनाइट कैटेगरी कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं इसमें? ओवरनाइट कैटेगरी का, जी, ओवरनाइट कैटेगरी पहले उसको कॉल इंस्ट्रूमेंट बोलते थे, आजकल उसको ट्रैप्स बोलते हैं। कॉल के अलावा क्या बोलते हैं? ट्रैप्स बोलते हैं इसको, TREPS। ओके, ट्रैप्स। उस इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली एक बैंक दूसरे बैंक को एक दिन के लिए जो पैसा देता है उसको वही इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये फंड जाके उसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते थे और कहीं पे नहीं लगाते। तो ये एक्चुअली ये फंड का मैच्योरिटी एक दिन का होता है। नॉर्मली बैंक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये, नॉर्मली बैंक को पैसा दिया जाता है, ये बैंक दूसरे बैंक को फाइनेंस करता है, तो वो रेट इस पे मिलती है नॉर्मली।
तो किसी दिन अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी के फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो उस दिन रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और जिस दिन सरप्लस फंड होता है उस दिन रेट नीचे होता है। तो इसका रेट वॉलेटाइल भी होता है, वैसे ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स रेट होता है। इसका रेट रिक्वायरमेंट, जैसे एडवांस टैक्स का टाइम आता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे शायद गौरव साहब मेरी बात को और क्लियर कर पाएंगे, उस टाइम पे शायद ये रेट थोड़ा सा ज्यादा होता होगा कॉल मनी वाला रेट। एब्सोल्युटली हाँ, ये और डिपेंड करता है बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्या है, कौन सा बैंक को कितना पैसा चाहिए, इसके चलते वो अंडरलाइंग रेट्स भी ऊपर नीचे होते रहे। तो उस तरीके से होता है। बिल्कुल, इसमें कितना % रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए, मतलब इसमें रिटर्न का क्या मतलब तरीका क्या है? रिटर्न तो क्योंकि ओवरनाइट जो बैंक देते हैं उसमें तो बहुत कम रिटर्न होता है, जहां तक मैं जानता हूं उसमें तो 1% से भी कम रिटर्न होता है। तो बताइए। नहीं, 1% हो सकता है जब यदि बहुत सारा लिक्विडिटी फ्लश होता है, बट आप हिस्टोरिकली देखेंगे ये टिपिकली इनका रिटर्न्स रिवर्स रिपो और रिपो के बीच में वो रिटर्न्स के रेंज में आता है। यानी कि आज के दिन में रिवर्स रिपो 3.35 है और रिपो 4 है, उसके रेंज के बीच में ही नॉर्मली फिट होते हैं। कोई गारंटी नहीं है, बट दैट्स द एवरेज जो रेंज है वही रेंज में आते हैं। तो इसमें जो रिटर्न मिलता है वो जोखिम में, उसमें रिस्क कितना है? रिस्क एक्चुअली आप देखेंगे तो इसमें जीरो रिस्क है, बिकॉज ये अंडरलाइंग पेपर्स आर ऑल इशूड बाय बैंक्स। और यदि कोई इकोनॉमी में एक दिन आप सुबह उठते हैं और सब बैंक डूब जाते हैं तो रिस्क है, बट ऑब्वियसली वो स्थिति तो होगा नहीं। तो रिस्क के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट रिस्क कैटेगरी। तो इसमें कोई भी आदमी मतलब रोज के रोज 3-4% कमा सकता है, तो ये तो बहुत अच्छा कैटेगरी हो जाना चाहिए। एनुअल है ये, एनुअल रेट है ये 3 to 4%, नॉट डेली, दिस इज एनुअल रेट। अच्छा, तो एक दिन में जो आपने, लेकिन ये तो इसका तो नाम तो ओवरनाइट है ना, तो ओवरनाइट के लिए एक दिन जब रेट 3-4% आपको बेसिक आपको 3% डिवाइडेड बाय 365 उतना रेट मिलेगा एक दिन में। ओके, तो हर दिन 3% नहीं मिलेगा तो 1000% हो गया। वैसे तो फिर पूरा दुनिया इसी में निवेश कर देगा। वो 3% हम जो भी रेट बताते हैं, मैं या जितेंद्र जी, ये एनुअलाइज रेट होता है। अरे रेट एनुअलाइज ही होती है। जी जी। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि जो ना, अगर 3-4% ओवरनाइट रेट मिल रहा है तो ये तो चांदी है फिर तो। जी, तो दूसरा, इसके अलावा और कुछ इसमें बताने लायक हो जितेंद्र जी, जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें आपकी? ओवरनाइट फंड्स सुटेबल होते हैं कॉर्पोरेट्स को, ये रिटेल के लिए एडवाइजेबल नहीं होते हैं। रिटेल और मोस्टली आई डोंट थिंक एसएनआईज के लिए भी एडवाइजेबल होते हैं। ये केवल कॉर्पोरेट्स या बैंक्स आपस में यूज करते हैं। बैंक्स भी अपना पैसा ओवरनाइट फंड्स के थ्रू लगाते हैं, और बड़े कॉर्पोरेट्स लगाते हैं जिनके पास सरप्लस पैसा आज है और कल उनको उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है या 3 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो ओवरनाइट फंड्स में अपना पैसा लगाते हैं। और इसमें क्या रिस्क जीरो है। दूसरे जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जो 5 दिन 10 दिन वाले जो दूसरे स्कीम्स हैं, उनमें थोड़ी सी रिस्क होती है। इसमें रिस्क बिल्कुल मतलब जीरो ही मान लो। तो इसलिए कुछ कई बार 5-7 दिन का पैसा भी ओवरनाइट फंड्स में लगा दिया जाता है इस वजह से। तो आई थिंक ये ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करने वाला एजुकेटेड आदमी ही होता है नॉर्मली, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स ही पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी कैटेगरी सर लिक्विड है। लिक्विड कैटेगरी क्या चीज है गौरव जी? लिक्विड फंड्स ओवरनाइट का एक स्टेप अहेड है। वो भी सेफ्टी के हिसाब से इट इज वन ऑफ द अगेन सेफर इंस्ट्रूमेंट्स। अनलाइक ओवरनाइट के जैसे सिर्फ सीबीएलओ में पैसा निवेश होता है या ओवरनाइट एसेट्स में निवेश होता है, लिक्विड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन जो अंडरलाइन पेपर, उसमें थोड़ा ज्यादा भी जा सकते हैं। आप नॉन सोवरेन पेपर भी खरीद सकते हैं, कंपनीज का पेपर भी ले सकते हैं। लेकिन कैटेगरी वाइज और आप रिस्क लैडर में देखेंगे तो ओवरनाइट के जस्ट ऊपर है। लिक्विड फंड्स में एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, 7 दिन का एग्जिट लोड रहता है, क्योंकि रेगुलेटर मानता है कि लिक्विड फंड्स में बहुत ज्यादा इनफ्लो आउटफ्लो होता है, तो लिक्विडिटी के ऊपर प्रेशर आ सकता है। क्योंकि लिक्विड फंड्स वाइल इट 7 डेज के लिए है, नॉर्मली लिक्विड फंड्स का जो मेच्योरिटी होता है, अंडरलाइन पेपर का जो मेच्योरिटी होता है 30 से 45 दिन का होता है। पहले क्या होता था, लोग कौन से पेपर होते हैं मतलब लिक्विड, मतलब जैसे आपने कहा कि आपका ओवरनाइट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, सीबीएलओ है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब सारे लिक्विड अंडरलाइन पेपर्स होते हैं कॉर्पोरेट्स के। और गवर्नमेंट का टी बिल्स भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टी बिल 90 डे का टी बिल इशू करता है उसमें भी निवेश होता है।
पहले क्या होता था, इसमें एग्जिट नोट ले होता था, तो काफी सारे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट हर एक दिन में पैसा इन्वेस्ट करते थे और निकालते थे। इसीलिए रेगुलेटर का मानना था कि थोड़ा एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर एक दिन के लिए पैसा निवेश कर रहा है, म्यूचुअल फंड लेके उसको 30 दिन के लिए निवेश कर रहा है। इसके चलते रेगुलेटर ने एक 7 दिन का एग्जिट लोड मैंडेटरी कर दिया लिक्विड फंड्स में। बट फॉर ये फंड काफी सारे इन्वेस्टर कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेजरीज भी इन्वेस्ट करते हैं, HNIs भी निवेश करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्किंग जैसे पैसा को निवेश करते हैं। तो वाइडली यूज है ये कैटेगरी एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें काफी सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, बैंक्स, पहले इंश्योरेंस कंपनी में निवेश करते थे, और इसीलिए जैसे जितेंद्र जी बोले रिस्क कैटेगरी में ये ओवरनाइट से थोड़ा ही ज्यादा ऊपर है। पेपर जो निवेश करते हैं हम, टी बिल्स जैसे कि बोला, कमर्शियल पेपर्स में पैसा लगाते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं, टिपिकली AAA, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लगाते हैं, और CBLO जो ओवरनाइट, उसमें भी थोड़ा हिस्सा पैसा लगता है। रिस्क प्रोफाइल लगभग आइदर गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, नहीं तो शॉर्ट टर्म A1+ है, जो AAA शॉर्ट टर्म का जो इक्विवेलेंट है शॉर्ट टर्म में, उसको A1+ बोलते हैं, या AAA में निवेश होता है। और इसके चलते इंडस्ट्री में, क्योंकि कॉर्पोरेट्स भी इसमें निवेश करते हैं, बड़े फैमिली ऑफिस इसमें निवेश करते हैं, बैंक निवेश करते हैं, लिक्विड फंड कैटेगरी बाय इटसेल्फ 35 लाख का लगभग 10% से ज्यादा लिक्विड फंड कैटेगरी में निवेश है। आज के दिन में 4.5 लाख करोड़ के आसपास AUM है सिर्फ लिक्विड फंड। ये आम आदमी के काम की नहीं है, इसका मतलब जितेंद्र जी, अगर मैं समझू तो आम आदमी के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, लेकिन पार्किंग पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है डेट फंड में। मैं इतना सहमत नहीं हूँ कि आम आदमी के लिए नहीं है। हमारा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर के काम की है क्या है? हाँ है ना, क्योंकि उसको बैंक इंटरेस्ट रेट के आसपास के रिटर्न मिल रहे हैं इसमें, और रिस्क है नहीं उसकी। और म्यूचुअल फंड्स में एक फीचर जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इंस्टा रिडेम्पशन, यानी कि आप लिक्विड फंड से आपको 10 सेकंड में पैसा चाहिए तो आप एक ऑप्शन दिया जाता है इंस्टा रिडेम्पशन। काफी सारे म्यूचुअल फंड इसको ऑफर करते हैं। अप टू 50,000 या 90% आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट आपको, जैसे UPI के साथ फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम आपको मिलता है, उसी तरह आपको कभी भी, आपको रात 2 बजे भी पैसा चाहिए, आप स्वाइप कर दीजिए ऐप में, आपको पैसा 5 मिनट में आ जाता है। तो मेरा मानना है कि बैंक, सेविंग्स बैंक में जितना पैसा है आप लिक्विड फंड्स में भी लगा सकते हैं, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल लगभग बराबर सेम है, लिक्विडिटी या इंस्टा रिडक्शन के चलते सेम है, और डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है। और ब्यूटी है कि आपको यदि और कोई म्यूचुअल फंड कैटेगरी में निवेश करना है तो आप इमीडिएटली स्विच कर सकते हैं। ये नहीं कि आप फिर आपका एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर को फोन कीजिए, वो एक लिंक भेजेगा या एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगा, उसमें जो टाइम है, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं है। और इसमें आपने कहा कि जिस तरह से आपको बैंक में सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, उस तरह से आप लिक्विड में पैसा डाल सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में आजकल 2%, 3% रिटर्न आते हैं, तो इसमें रिटर्न की एवरेज क्या है? सेम, मैं जैसे आई थिंक स्वतंत्र जी, मेरा बार बार मैं यही चीज इन्वेस्टर्स को समझाना चाहता हूँ कि डेट म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंट्री का जो टॉप इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न के आसपास ही होगा। यदि लोग समझते हैं कि हम सेविंग्स बैंक डिपॉजिट में 3.5% मिल रहा है और लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड आपको 7% देगा, ये गलत फहमी है। आपको रिटर्न उतना ही मिलेगा, क्योंकि हम आपका पैसा जो आप निवेश किए एक टॉप बैंक में, हम वो पैसा लेके वही बैंक और उसी तरह के कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्स में खरीदते हैं। तो आपका रिस्क प्रोफाइल हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि आपका पैसा हम SBI या PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके नॉन AAA रेटेड कंपनी में लगा के आपको उतना रिटर्न दे रहे हैं। रिस्क प्रोफाइल आपका चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए रिटर्न भी आपको जितना उधर मिलता है उसके आसपास 5-10 पैसा इधर उधर होता है, उसी रेंज में होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल चर्चा में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि डेट फंड में और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हमने 2 कैटेगरी पे मुख्य रूप से भी बात की है, हम 14 कैटेगरी कम से कम भी और हैं जो कि महत्वपूर्ण कैटेगरीज हैं और उनमें भी बड़ी मात्रा में निवेश होता है। पे बात करेंगे, कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि जो डेट फंड है उसमें मेजर कैटेगरी 16 है और 16 में हम 2 पे हमने चर्चा कर चुकी है। हम कुछ और हमारे पास हम चर्चा कर सकते हैं
जो मेजर कैटेगरीज हैं उसमें शॉर्ट टर्म कैटेगरी जितेंद्र जी है, शॉर्ट टर्म कैटेगरी क्या चीज है और इसका कितना रिलीवेंस है, इसमें कितना % पैसा डेट फंड का ओवरऑल इसमें है? एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म फंड वाली कैटेगरी काफी पॉपुलर हुई है क्योंकि वो क्रेडिट रिस्क फंड्स जो है, क्रेडिट रिस्क फंड्स में क्या है कि लोगों को रिस्क नजर आने लग गई है जब से कॉर्पोरेट्स ने डिफॉल्ट करना शुरू किया है, कुछ कंपनीज के डिफॉल्ट्स आए हैं, तो उसके बाद शॉर्ट टर्म कैटेगरी को काफी प्रिविलेज मिली है क्योंकि इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 से 3 साल तक के पेपर्स होते हैं। तो जितनी मैच्योरिटी पीरियड कम होता है उतना ही थोड़ा रिस्क कम होता है क्योंकि आपको पता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस कंपनी की पूरी जानकारी आज आपको है। 10 साल बाद उस कंपनी के साथ क्या होगा या 5 साल बाद क्या होगा वो थोड़ा सा मालूम करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये तो पता है 1 से 2 साल या 2 से 3 साल में उस कंपनी के साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए क्या है कि शॉर्ट टर्म फंड्स में उतनी ही यील्ड के साथ, उतनी ही रिटर्न्स के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जिन पेपर्स की मैच्योरिटी आपकी 1 से 3 साल के बीच में है, तो यहाँ पे आप AA+ और AA से नीचे के पेपर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो और दूसरी कैटेगरीज के इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो जिनमें आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर पा रहे हो। उन सबको तो एक तरह से ये बास्केट हो गई आपकी, उस बास्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और इस बास्केट के जो रिटर्न्स हैं वो अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहती है तो आपको पता है कि मेरे को क्या रिटर्न मिलने वाले हैं जितने पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इसमें एक होता है YTM, तो वो YTM का आपको पता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। आज उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट खरीदे हुए हैं उस इंस्ट्रूमेंट पे अगर इंटरेस्ट रेट यही रहेगी अभी जो चल रही है तो वो आज ही आपको पता है कि मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मेरे को क्या रिटर्न आने वाला है। अगर वहां से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो आपका रिटर्न कम होगा और वहां से इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो आपका रिटर्न बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है कि आपको पहले से आइडिया है कि हमको क्या रिटर्न मिलने वाला है, तो आप बैंक FD की तरह एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स में। और जहां तक रिस्क की बात है तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन फंड से कम रिस्क हो जाती है इसकी, और इसके रिटर्न्स जो होते हैं नॉर्मली जो शॉर्टर ड्यूरेशन वाले जो फंड है, शॉर्टर ड्यूरेशन से मेरा मतलब है 3 महीने 15 दिन 1 महीने वाले से थोड़े से बेटर रिटर्न होते हैं अगर कॉन्स्टेंट या डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो होता है तो शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से सैटेलाइट कैटेगरी में, गौरव जी सैटेलाइट कैटेगरी में आएगा, किसमें आएगा ये? हमारा मानना है कि ये कोर बकेट में होता है और जैसे कि जितेंद्र जी बोले इसका थोड़ा मैं एलाबोरेट करता हूँ। आप यदि इंडियन इन्वेस्टर्स का जो आज इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट्स में आप यदि देखते हैं उसका स्टडी करते हैं, 100 रुपया यदि फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश हुआ है, कोई भी फिक्स डिपॉजिट हो, बैंक FD हो, पोस्ट ऑफिस हो, बड़े कॉर्पोरेट के FDs हो, 80 से 90% उसका जो पैसा निवेश होता है वो 3 साल से लेके 5 साल के FD के बीच में इन्वेस्ट होते हैं। 3 साल मोस्टली वो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है। उसी तरह शॉर्ट टर्म कैटेगरी उसका रिप्लेसमेंट है हमारा मानना है म्यूचुअल फंड में। तो जैसे जितेंद्र जी बोले इसका मैच्योरिटी 1 से 3 साल के अंदर है। कई म्यूचुअल फंड इसको मैच्योरिटी जो अंडरलाइन पेपर जहां पे निवेश करते हैं वो आइदर 2 साल का मैच्योरिटी वाला निवेश करते हैं या 3 साल। तो फर्स्टली ये जो फिक्स डिपॉजिट का ये एक्चुअल रेप्लिका यानी कि फर्स्ट चॉइस जो है FD इन्वेस्टर्स के लिए वो शॉर्ट टर्म डेट फंड है। ये इसीलिए कोर बकेट में आता है। हम इसको क्यों कोर बकेट बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें ट्रिपल सिक्योरिटी तो है ही नहीं इसमें। आपने जैसे जितेंद्र जी का ट्रिपल ए भी होता है, AA भी होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को वो ध्यान में देना चाहिए कि जब वो अपना FD से लेके पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, FD जो था उनका सबसे ज्यादा रेटिंग वाला पेपर में था। तो आपको ऐसा ही म्यूचुअल फंड चूज करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेपर AAA ओरिएंटेड हो। FD में क्या है, ऑटोमेटिक करते थे, अब ऑटोमेटिक उन्होंने बंद कर दिया। नहीं स्वतंत्र जी, FD में क्या है कि जो भी ब्याज आपको मिल रहा है FD के ऊपर एक्रू हो रहा है, चाहे आपका अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, वो ईयरली बेसिस पे टैक्सेबल होगा। आपने FD चाहे 10 साल की करी है, 5 साल की करी है, 3 साल की करी है, तो 3 साल बाद टैक्स नहीं होगा वो FD का इंटरेस्ट। आपका ईयरली बेसिस पे पूरे साल का इंटरेस्ट आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो इंटरेस्ट मिला है आपको नहीं मिला है, अभी एक्रू होते ही वो मिल जाता है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इक्विटी में भी और डेट म्यूचुअल फंड में भी, जब भी आप रिडम्पशन लेते हो या स्विच करते हो, उस स्कीम से निकलते हो, तभी उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो उस दिन डेज कैलकुलेट होंगे
इक्विटी फंड्स में 365 दिन कैलकुलेट होंगे और यहाँ पे 3 साल कैलकुलेट होंगे डेट फंड में। अगर 3 साल से पहले है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 3 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो वो एक टैक्सेशन का बहुत बड़ा फर्क है बैंक एफडीआर सेविंग अकाउंट वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड। और दूसरी बात जो बहुत बढ़िया गौरव जी ने बताया कि शॉर्ट टर्म फंड एक एफडीआर का रेप्लिका है। तो रेप्लिका है शॉर्ट टर्म फंड एफडीआर का और उसका ड्यूरेशन जो पेपर्स का ड्यूरेशन भी बहुत लंबा नहीं है। तो वहां इन्वेस्टर को पता है कि मेरा पैसा कौन से पोर्टफोलियो में जा रहा है, किस किस कंपनी के बॉन्ड्स हैं, किस किस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कितना ट्रिपल ए कितना डबल ए है, वो सारा नॉलेज उसको है, सब कुछ पता है। तो आज हम किसी बैंक का लालच करके 1%, 1.5% बैंक का इंटरेस्ट का लालच करके कहीं पे हम पैसा लगा रहे हैं तो हमको पता नहीं है कि उस बैंक का 3 साल बाद क्या होगा या 5 साल बाद क्या होगा। यहां हमको पता है कि हमारा पैसा कहां लगा हुआ है, तो हम कभी भी जजमेंट लेके उस पैसे को स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपने कही है। तो इसका मतलब कंपाउंडिंग का फायदा भी ज्यादा मिलता होगा इसमें। कंपाउंडिंग फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली कंपाउंडिंग का एक ये नहीं है, बट क्योंकि ये पैसा निवेश होता ही जाता है और जब तक आप नहीं निकालते वो पैसा इन्वेस्टेड है। जैसे आपने कहा कि एफडीआर में आपका इंटरेस्ट कट जाएगा, मतलब जो टैक्स है वो कट जाएगा, लेकिन इसमें टैक्स तो लगेगा नहीं, तो कंपाउंडिंग का फायदा कंपैरेटिवली ज्यादा मिलना चाहिए जितन जी इसमें। आप कह सकते हो कि हम जब यील्ड कैलकुलेट करते हैं और एफडीआर से कंपेयर करते हैं तो वहां टैक्सेशन को नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो वो टैक्सेशन को भी अगर कैलकुलेट करोगे तो नो डाउट इसकी यील्ड ज्यादा आएगी ही। बिल्कुल। और इसके अलावा भी एक हम लोगों ने चर्चा की है क्रेडिट रिस्क फंड है। गौरव जी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं, क्योंकि इसकी काफी ये तो मतलब थोड़ा सा पॉपुलर सा फंड है, काफी चर्चा सुन चुके हैं पहले भी हम लोग, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझा सकें तो। क्रेडिट रिस्क फंड स्वतंत्र जी एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड को प्रिडोमिनेंटली या ज्यादा से ज्यादा 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रिपल ए पेपर में निवेश करना है, यानी कि डबल ए एंड बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाना है। काफी सारे ऐसे कंपनीज हैं जो मजबूत है, गुड मैनेजमेंट है, लेकिन क्योंकि थोड़ा बैलेंस शीट में इधर उधर हो सकता है, कैश फ्लो मैच नहीं करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको ट्रिपल ए रेटिंग दे देते हैं और उसको डबल ए रेटिंग देते हैं। इसके चलते वो कंपनीज का पेपर भी थोड़ा आपको यील्ड ज्यादा मिलता है, क्योंकि यदि ट्रिपल ए आज के दिन में जैसे 3 साल का ट्रिपल ए में आपको 4.75 मिलता है, डबल ए रेटेड को 50 से 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा मिलेगा आपको यील्ड। ये कैटेगरी इसलिए बना गया है क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत काफी सारे म्यूचुअल फंड्स अपना कोई भी कैटेगरी ऑफ फंड्स में नॉन ट्रिपल ए पेपर्स लगाते थे। सेबी ने बोला कि नहीं, आपको यदि क्रेडिट पेपर्स चलाने आप सेपरेट एक कैटेगरी कर लीजिए और मैंडेट कर दिया कि आप 65% से ज्यादा ही आपको इसमें निवेश करना है। ये कैटेगरी ऑफ फंड क्लियरली हमारा जो डेट फ्रेमवर्क है वो सैटेलाइट बकेट में आता है, क्योंकि इसमें आपने अपना रिस्क प्रोफाइल थोड़ा डाइल्यूट किए हैं। आपका नॉर्मल रिस्क प्रोफाइल जब आप एफडी करते हैं, पोस्ट ऑफिस करते हैं, वो ट्रिपल ए या गवर्नमेंट पेपर होता है, इसमें आपने थोड़ा डाइल्यूट किए हैं। आशा इसलिए डाइल्यूट किया क्योंकि आप होप करते हैं कि इसमें थोड़ा वाईटीएम ज्यादा है। तो यदि मान के चलता हूं मेरा आज के दिन में शॉर्ट टर्म फंड का वाईटीएम इज अराउंड 450-460, मेरा क्रेडिट रिस्क फंड में वाईटीएम 100 से 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 1 से 2% ज्यादा हो सकता है। आज के दिन में मेरा वाईटीएम मेरा जो मैं जहां पे निवेश करता हूं उसका जो इंटरेस्ट मिलता है, वो जो पेपर मान लीजिए मैं यील्ड जो इंटरेस्ट जो है, सो मान आज के दिन में मैं सपोज रिलायंस में लगाता हूँ, टाटा स्टील का एक पेपर में लगाया हूँ, इंडसइंड में लगाया हूँ, डबल ए, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें एक हर बॉन्ड का एक यील्ड होता है। जैसे एसबीआई का 3 साल एफडी आपको 5% मान लीजिए देता है, उसी तरह वो ट्रिपल ए मुझे आज के दिन में कोई ट्रिपल ए बोलता है कि आप 3 साल के लिए मुझे पैसा देंगे तो मैं आपको 7% दूंगा, और कोई ट्रिपल ए बोलता है मैं 7.25 दूंगा, कोई बोलता है 6.25 दूंगा। ये सब पेपर मेरा जुड़ जाता है तो एक पोर्टफोलियो का यील्ड आता है, उसको वाईटीएम बोलते हैं। नॉर्मली क्रेडिट रिस्क का वाईटीएम नॉर्मल ट्रिपल ए ओरिएंटेड फंड से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्रेडिट डाइल्यूशन होता है अंडरलाइन पेपर का। ये है ब्रॉडली क्रेडिट रिस्क फंड। अच्छा जी, मैं इसमें और एडिशन करना चाहूंगा
जी गौरव जी ने बिल्कुल अच्छी तरह से क्रेडिट रिस्क को बताया है। तो ये क्या है कि जैसे हम इक्विटी फंड्स में एग्रेसिव वर्ड एक होता है हमारा, तो ये डेट फंड का एग्रेसिव फंड कह सकते हो आप, क्रेडिट रिस्क फंड। और ये इंटेलिजेंट डेट इन्वेस्टर के लिए स्कीम बनी हुई होती है। इंटेलिजेंट वर्ड इसमें साथ में जुड़ेगा, क्योंकि आप नॉर्मली अगर एक ट्रिपल ए रेटेड या बढ़िया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड के लिए जाओगे, आप ट्रिपल ए रेटेड सॉवरेन फंड के लिए जाओगे, तो वहां पे क्या है, जो यील्ड आपकी आ रही है, मान लो से फॉर एग्जांपल 5% की यील्ड आ रही है, तो 5% कमा रहे हो आप 3 साल का पैसा लगा करके, या 5 साल में 5 या 5.5% कमा रहे हो, और यहाँ आप क्रेडिट रिस्क में जाओगे तो हो सकता है आपकी वो यील्ड आ रही हो 7% या 7.5%। तो एक्स्ट्रा आपको 2% का एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू आ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो वो आप अगर इंटेलिजेंट हो और आपको पता है कि मैं कौन से पेपर्स में पैसा लगा रहा हूं, और उन पेपर्स में अगर डिफॉल्ट भी होता है किसी में, तो मेरी मैच्योरिटी पे जैसे मैंने आज 100 रुपए लगाए हैं, और 100 रुपए पे मैं 5 साल में 40 रुपए कमा लूंगा, तो मेरी वैल्यू 100 रुपए की 140 रुपए हो जाएगी। और उधर अगर मैं वो ट्रिपल ए में पैसा लगा रहा हूं, सब बेस्ट पेपर्स में पैसा लगा रहा हूं, तो 100 रुपए की वैल्यू 128 रुपए होगी मेरी 5 साल में। तो 12 रुपए का जो एक्स्ट्रा मेरे को कमाना है, अगर मेरा 2% इसमें डिफॉल्ट भी कर गया, 100 रुपए में से 2 रुपए ऐसे हो गए जिनकी वैल्यू 0 हो गई, या 3 रुपए ऐसे हो गए कि जिनकी वैल्यू 0 हो गई, तो 140 के 135 हो जाएंगे या 137 हो जाएंगे, और उधर 128 है। तो ऐसा होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बढ़िया टूल है कि जिसको डेट के रिटर्न चाहिए लेकिन बेटर रिटर्न चाहिए थोड़े से, तो उनके लिए टूल है। तो उसको कैलकुलेटिव होना पड़ता है, उसको पेपर्स देखने पड़ते हैं कि मैं कौन सी क्वालिटी के पेपर्स में लगा रहा हूं, क्या उसका कंपोजिशन है, और आगे डिफॉल्ट की रिस्क कितनी है, और उसको उन सारी कंपनियों के ऊपर नजर रखनी होती है। अपने पोर्टफोलियो में जो जो कंपनीज में के डेट पेपर्स होते हैं उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। उसके मैं जहां इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं वहां एडवाइजर भी शामिल है उसमें, कि उन पेपर्स के ऊपर वो नजर रखे और वो देखे कि इन पेपर्स में कहीं कोई इश्यू हो रहा है क्या, इनकी यील्ड कोई बहुत ज्यादा चेंज हो रही है क्या। अगर किसी की यील्ड बढ़ रही है तो इसका मतलब उस पेपर के ऊपर कोई रिस्क आ रही है। अच्छा, हाँ, उसकी यील्ड बढ़ने, हमेशा क्या है कि यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए, किसी भी पेपर कहीं पे भी अगर यील्ड बढ़ रही है तो उस पेपर की वैल्यू कम हो रही है, और यील्ड कम हो रही है तो उस पेपर की वैल्यू बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो उसकी यील्ड कम हो रही है, प्राइस कम हो जाती है पेपर की। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो, और इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, उसके ऊपर यील्ड कम हो रही है, तो उस पेपर की प्राइस बढ़ जाती है। ये दोनों में आपस में इनवर्स रिलेशन होता है ये एक्चुअली। जी जितेंद्र जी, संक्षेप में अगर बाकी को जो हमारे बॉन्ड फंड बचे हैं, मैं बताता हूं आपको। एक रूप से जी, एक्चुअली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक का फायदा ये है कि हम डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक कंपनी के बॉन्ड नहीं खरीद रहे हैं, हम किसी एक कंपनी की रिस्क से आप एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, काफी सारी कंपनियों का एक फंड खरीद रहे हैं। तो उसमें एक आध कंपनी की रेटिंग में कोई इश्यू भी हो जाएगा तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमारा बाकी का पैसा कमा के दे रहा है, तो हमारे को पॉजिटिव रिटर्न आने की संभावना काफी रहती है। तो इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से एडवाइजेबल है, क्योंकि लोग जाकर के एक कंपनी के बॉन्ड खरीद लेते हैं और फिर बाद में रिस्क जाती है। जैसे आपने देखा कुछ कंपनीज ने डिफॉल्ट किए हैं तो उनके पैसे 0 हो गए हैं। एक और कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड क्या होता है? गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड होते हैं, ये गवर्नमेंट कंपनीज के बॉन्ड होते हैं, और इनकी मैच्योरिटी जो होती है वो लंबी होती है, 10, 20, 30 साल तक की मैच्योरिटीज होती है इनकी। तो आप जो जल्दी मैच्योर होने वाले होते हैं उनकी अर्ली मैच्योरिटीज वाले पेपर्स भी ले सकते हैं, लॉन्ग मैच्योरिटी वाले पेपर्स भी ले सकते हैं। तो वहां क्या रिस्क, मैं मानता हूं कि 0 रिस्क होती है, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, तो रिस्क तो कुछ होती नहीं है, जो डिफॉल्ट की रिस्क नहीं होती। लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क, हर एक डेट इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट रेट रिस्क तो होती है, कि इंटरेस्ट रेट की जो वॉलेटिलिटी है, अगर इंटरेस्ट रेट आगे कम हो रही है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे, और इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ रही है तो आज आपने जिस इंटरेस्ट रेट के लिए पैसा लगाया है और आगे बढ़ जाती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो आपने खरीदे हुए हैं वो सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि आगे की बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट वाले इंस्ट्रूमेंट थोड़े महंगे होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट सस्ते हो जाते हैं, तो आपकी मार्क टू मार्केट लॉसेज होते हैं उसमें, उसको मार्क टू मार्केट, तो उससे क्या आपकी यील्ड थोड़ी कम हो जाती है। बट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन टर्म ऑफ डिफॉल्ट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यील्ड तो लॉन्ग टर्म में तो अगर इंटरेस्ट रेट का सीनरी ही उसको डिफाइन करता है कि आपको क्या रिटर्न आने वाला है,
लेकिन अगर मैच्योरिटी के हिसाब से आप पेपर्स खरीदते हो कि आज आपको पता है कि आपने कौन से पेपर्स में इन्वेस्ट किया है और उनकी मैच्योरिटी तक आप रिटर्न रहते हो, तो आपको आज ही पता है कि मैं मैच्योरिटी तक रहूंगा तो मेरे को ये रिटर्न आएगा, चाहे बीच में कितनी भी इंटरेस्ट की वॉलेटिलिटी आए, लेकिन वो मैच्योरिटी पे आपको उतना ही रिटर्न के साथ पेपर मिलते हैं, क्योंकि कूपन रेट जो होती है वो फिक्स होती है। कूपन रेट कभी भी चेंज नहीं होती है। कूपन रेट से मतलब ये है कि अगर कि 100 रुपए में एक बॉन्ड इशू हुआ है और उसके ऊपर 7% का इंटरेस्ट पे हो रहा है हाफ ईयरली या क्वार्टरली या ईयरली, तो 7% ही रहेगा, चाहे उसके बाद इंटरेस्ट रेट 2% हो जाओ या 9% हो जाओ, उसके ऊपर इंटरेस्ट उतना ही मिलता रहेगा। तो आपने मैच्योरिटी तक के पेपर्स खरीदे हुए हैं तो इंटरेस्ट उतना ही आने वाला है, आपको उतना ही रेवेन्यू, और मैच्योरिटी पे आपका पेपर, आपका जो प्रिंसिपल है वो पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। तो ऐसे पेपर्स में जो लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर्स होते हैं तो उसमें मैच्योरिटी का बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मैच्योरिटी कब है, तो मैच्योरिटी के हिसाब से खरीदे जाए तो आपको आज ही पता है कि मेरे को क्या रिटर्न आने वाला है। तो आप एफडीआर से भी कंपेयर कर सकते हो, दूसरे जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे भी कंपेयर कर सकते हो कि मैं अगर ऐसे लिक्विडिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को बीच में जरूरत होगी, अच्छे रिटर्न होंगे तो मैं बीच में भी निकाल सकता हूँ, और नहीं तो मैच्योरिटी तक रहूंगा तो ये तो रिटर्न मेरे को पक्का आना ही है। अच्छा, मतलब इसमें मैच्योरिटी पहले तय हो जाती है, उसके पहले नहीं निकाल सकते इनको? नहीं, निकाल कभी भी सकते हो आप, निकालोगे कभी भी तो उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो यील्ड आ रही है, जो उनकी एनएवी आ रही है, उस पर आपका पैसा निकलेगा। लेकिन अगर वो पेपर फिक्स मैच्योरिटी के हैं आपके, तो फिक्स मैच्योरिटी आपको पता है कि इस मैच्योरिटी पे मेरे को ये पैसा मिलने वाला है, तो उस मैच्योरिटी पे उतना ही पैसा मिलेगा आपको। अच्छा, क्योंकि वो पेपर बेच करके आपको पैसा देने वाला है ना। पेपर मैच्योर होने वाले हैं, जो जिस भी कंपनी ने वो बॉन्ड इश्यू किए हैं, मान लो 10 इयर्स के बॉन्ड है या 5 इयर्स के बाद मैच्योर होने वाले हैं, तो जिस दिन मैच्योर होंगे उस दिन वो पैसा वापस आ जाएगा म्यूचुअल फंड के पास, और वो पैसा आपको मिल जाएगा। बीच में जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन होगा उसका असर नहीं आएगा उस पर? उसका असर, आपने कुछ खरीदा बेचा ही नहीं तो क्यों आएगा? नहीं, अगर जब मैच्योर हो रहा है तब जाके इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो 100 रुपए का बॉन्ड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई और बीच में 95 रुपए ट्रेड कर रहा है, और जिस दिन मैच्योर हो रहा है उस दिन तो वो फिर क्या, मैच्योरिटी जब तक उसकी पास आती जाएगी वो 100 रुपए के पास पहुंचता जाएगा, 104 रुपए वाला भी 100 रुपए के पास आ जाएगा, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी होने वाली है और उसका इंटरेस्ट की जितनी अर्निंग है वो सब तो आ ही गई उसकी। अब आगे तो क्या है उसकी इंटरेस्ट की अर्निंग, तो उसकी मैच्योरिटी तो उसी वैल्यू पे होगी ना जो पहले से फिक्स है, और उसका इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आ ही रहा है, कूपन जो है वो आ ही रहा है उसका। मतलब एक तरह से एफडीआर की तरह है, तो जितना इंटरेस्ट फिक्स है, फिक्स इंटरेस्ट ही मिलेगा, फिक्स तो मिल ही रहा है आपको। ओके, ठीक है। और संक्षेप में और कोई जो महत्वपूर्ण कैटेगरी हमारे पास गौरव जी हम चर्चा करना चाहें? हमारे पास अभी एक लास्ट कैटेगरी और एक टाइप ऑफ फंड जो म्यूचुअल फंड मार्केट में लाए हैं, उनका वो है टारगेट मैच्योरिटी प्लान, गिल्ट इंडेक्स प्लान। जितेंद्र जी जैसे बोले कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड ओपन एंड स्ट्रक्चर होता है, हम कई तरह के इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, इसमें कोई फिक्स रिटर्न या फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। टारगेट मैच्योरिटी प्लान एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो फंड का। तो हमारा सपोज एक फंड लॉन्च किया 2027 गिल्ट इंडेक्स, इसका मतलब है कि 2027 को एक डेट में एफडी जैसा ये फंड मैच्योर होगा। खूबी ये है क्योंकि हम एक बास्केट ऑफ फंड लेते हैं जो सब जाके 2027 में मैच्योर होगा। यदि आज वो आप वो फंड खरीदते हैं, ओवर 2021 से लेके 2027 के बीच में जितना भी प्राइस ऊपर नीचे हो ना हो, आपको 2027 में उसका फाइनल कूपन उतना मिलने वाला है। ये एक नया कैटेगरी लॉन्च हुआ है, इसको टारगेट मैच्योरिटी प्लान्स बोलते हैं। काफी सारे आप एक इंस्ट्रूमेंट सुनाएंगे भारत बॉन्ड, वो भी इस कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका एक फाइनाइट मैच्योरिटी पीरियड है। तो जैसे कि जितेंद्र जी बोले, यदि रिटेल इन्वेस्टर को अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि मुझे आज मैं 100 रुपया निवेश करता हूँ, आज के दिन में मुझे एक यील्ड मिलता है, वो यील्ड मुझे मिलना चाहिए, वो मिलने में 6 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल, मुझे कोई परवाह नहीं, आप इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं। ओके, तो हमारे ख्याल से काफी हमने विस्तार से चर्चा की संक्षेप में, और कुछ अगर मुख्य बिंदु हमारे पास है, कुछ और चर्चा जो हमें करना चाहिए, बताना चाहिए दर्शकों को, जितेंद्र जी संक्षेप में बिल्कुल ब्रीफ में बता सकें तो। हाँ, एक्चुअली क्या है कि इसमें कुछ की वर्ड्स हैं जो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे ध्यान रखने चाहिए। तो एक तो होता है YTM,
यील्ड टू मैच्योरिटी। तो जब भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट में किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने एडवाइजर से या म्यूचुअल फंड वाले से ये पूछो कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं तो उस पे यील्ड टू मैच्योरिटी क्या आ रही है मेरे फंड के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर। तो अगर इंटरेस्ट रेट वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो आपको उससे ज्यादा रिटर्न आने वाले नहीं है। इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेगी तो उससे कम रिटर्न आएंगे, इंटरेस्ट रेट उससे आगे घटेगी तो उससे ज्यादा रिटर्न आएंगे। तो आपको पहले से ही आइडिया है कि मेरे को क्या रिटर्न, क्योंकि कई लोग ख्वाब दिखा देते हैं कि आपको 8% का रिटर्न आएगा डेट फंड में या 9% का रिटर्न आएगा, और उसका यील्ड टू मैच्योरिटी 5% ही आ रहा है या 5.5% ही आ रहा है, तो वो 8% का रिटर्न कहां से आ जाएगा? जब यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो 5.5% ही है उन पेपर्स की, तो वो 8% का रिटर्न तो तभी आएगा जब उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एक नया वर्ड है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट में 1% चेंज होता है तो आपकी यील्ड में कितना चेंज हो जाएगा। तो अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन की वजह से वो 8% हो रहा है, इंटरेस्ट रेट 2% नीचे आ रही है और उसकी वजह से आपके 8% रिटर्न होंगे, तो वो ठीक है, हो सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट 2% से बढ़ रही है तो आपका वो जो यील्ड टू मैच्योरिटी और कम हो जाएगा वो। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। यील्ड टू मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होता है कि आपके पेपर्स कब मैच्योर हो रहे हैं, तो एक ड्यूरेशन वर्ड होता है। एक यील्ड होता है कि आपके आज के पोर्टफोलियो के ऊपर क्या यील्ड है। एक होता है कूपन। कूपन क्या होता है कि जो बॉन्ड का वैल्यू, बॉन्ड जितने का होता है, जो फेस प्राइस होता है, उस फेस प्राइस पे वो क्या इंटरेस्ट मिल रहा है उस बॉन्ड के ऊपर, उसको बोलते हैं कूपन रेट। एक क्रेडिट, इसमें डेट में सबसे ज्यादा रोल है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। तो वहां पे क्या है, सोवरेन रेटिंग, AAA, AA, ये सब रेटिंग्स को हमको देखना चाहिए कि ये रेटिंग्स किस हिसाब से दी जाती है और इन रेटिंग्स का कितनी इंपॉर्टेंस है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। एक होता है बैंकिंग एंड PSU फंड्स। तो बैंकिंग एंड PSU फंड्स में क्या, बैंक्स भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं, और उन बैंक्स के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे आप तो बैंक की, नॉर्मल आदमी बैंक की FDR में पैसा लगा रहा है, म्यूचुअल फंड बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ICICI, इन सबके इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है, इनके बॉन्ड्स में पैसा लगाता है। तो वो फंड भी काफी क्वालिटी अच्छी होती है, उनमें भी वो भी एक अच्छा फंड हो सकता है अगर उसकी यील्ड आपको एक्सेप्टेबल है, क्या रिटर्न आ रहा है वो आपको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और वो आज आप कभी भी डेट में इन्वेस्ट करोगे तो आप आइडिया ले सकते हो कि मेरे को क्या रिटर्न आने वाला है, कितने पीरियड में क्या रिटर्न आने वाला है, इंटरेस्ट रेट अगर कांस्टेंट है तो। ठीक बात बिल्कुल। और कुछ महत्वपूर्ण नोट पे खत्म करना चाहें, क्या लेसन आज का रहा? गौरव जी, क्या संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज द लेसन ऑफ दिस होल स्टोरी? होल स्टोरी का संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि पहला तो डेट म्यूचुअल फंड एक इंपॉर्टेंट एसेट कैटेगरी है और निवेशकों को ये कैटेगरी में भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, जैसे कि मैं समझाया, डेट एलोकेशन फ्रेमवर्क, उसी माध्यम से आपको पैसा निवेश करना है, लिक्विडिटी बकेट, कोर बकेट, सैटेलाइट बकेट। तीसरा एंड सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि डेट म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स में मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है उसी के आसपास ही होंगे। यदि इन्वेस्टर को लगता है कि मेरा जो ट्रेडिशनल फिक्स इनकम से पैसा निकाल के डेट म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो रॉन्ग नोशन है। एडवांटेजेस, कन्वीनियंसेस क्या है? डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसे बोलते हैं उसका भी बेनिफिट है, और चॉइस मिलता है। आपको 1 दिन से लेके 30 साल के लिए पैसा निवेश करने के लिए कैटेगरीज मिलते हैं। ये है ब्रॉडली द वेरियस। बिल्कुल, आपने बहुत संक्षेप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल सार आपने कह दिया कि डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, आपको चॉइस मिलती है और आपको बेहतर मैनेजमेंट मिलता है, टैक्सेशन का फायदा मिलता है, टैक्सेशन का फायदा, ऑब्वियसली टैक्सेशन का फायदा मिलता है। तो कंपैरेटिवली आपके सेफ हो जाते हैं, बेहतर रिटर्न मिल जाता है इसमें। आपको जितने भी आपके ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट हैं आपके निवेश के, बैंकिंग के या FDR के, बिल्कुल। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने देखा कि डेट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट बन सकता है अगर आपके पास कोई अच्छा एडवाइजर, आप कह सकते हैं जितेंद्र जी जैसा एडवाइजर हो तो अगर आप इसको एक समझ रहे हैं जितेंद्र जी एक अच्छे एडवाइजर के रूप में आप मतलब सीधा सा मतलब अच्छा एडवाइजर हो। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए बतखड़ी। नमस्कार।